गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सारे एग्जाम्स में काम आता है और बच्चों को भी, जो कि 6, 7, 8 के बच्चे हैं वो भी इसको पढ़ते हैं। तो मैं भी एक टीचर हूँ, तो क्लास 7th में भी ये चैप्टर है, 6 में भी पढ़ना, 7th में भी वायुमंडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। बीपीएससी में भी इससे क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम्स के 1 या 2 या 3 मार्क्स एकदम पक्के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक, वायुमंडल। और सबसे बड़ी बात, मेरी एक स्टूडेंट हैं इंद्रानी जी, उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो ये वीडियो उनके लिए, स्पेशली इंद्रानी जी के लिए, वायुमंडल। और आप लोग को कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेशन में जाके बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, वायुमंडल। तो वायुमंडल के बारे में हम लोग को पता है कि वायुमंडल क्या होता है, गैसों का एक आवरण होता है। पृथ्वी पे वायु और गैसों का जो आवरण होता है उसको ही वायुमंडल कहते हैं। और ये विभिन्न परतों में बटा हुआ है और इसमें विभिन्न गैसें विभिन्न विभिन्न मात्राओं में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी गैसें किस किस मात्रा में पाई जाती हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर से गैसों की परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों की परत है उसको वायुमंडल कहते हैं। यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है और पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। और ये कौन कौन से गैसों का मिश्रण है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला गैस नाइट्रोजन है 78%, फिर ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% पाया जाता है और 0.3% के करीब पाया जाता है। ऑर्गन और जलवाष्प भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा गैस है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस होता है, गर्म गैस होता है, इसलिए ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड को भी गिना जाता है। तो गैसों का मिश्रण हमने देखा, कौन से गैस होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। जल के जो बूंद होते हैं वो भी वायुमंडल का हिस्सा है। वायुमंडल की संरचना में ये सारे गैस सम्मिलित हैं और वायुमंडल जो बनता है वो इन सारे गैसों से ही मिलके बना हुआ है। महत्व, अब वायुमंडल का महत्व क्या है, ये क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो वायुमंडल का महत्व इसलिए है क्योंकि इससे हम सांस लेने के लिए हवा प्रदान करते हैं। जैसे वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करती है। वायुमंडल से हवा लेके, ऑक्सीजन लेके हम लोग, ऑक्सीजन जो कि 21% मात्रा में है, उससे हम लोग जीवित रहते हैं। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो वायुमंडल से छन के पृथ्वी पे आती है। नहीं तो अगर ये नहीं होगा तो हमारी धरती बहुत ही गर्म हो जाएगी और स्किन डिजीज का सामना करना पड़ेगा। ग्रह को गर्म होने से रोकता है, यह ग्रह को गर्म होने से रोकता है। दिन और रात में जो अत्यधिक तापमान मेंटेन होता है वो वायुमंडल की परतों के कारण ही होता है। और जल चक्र में भूमिका, वायुमंडल का जल चक्र में भूमिका है। वायुमंडल जल वाष्प को महासागरों से भूमि तक पहुंचाकर पृथ्वी के जल चक्र को विनियमित करने में मदद करता है। और वायुमंडल जो है जल वाष्प जो जल की बूंदें होती हैं उसको महासागर से भूमि तक पहुंचाता है और पृथ्वी के जल वाष्प को फिर वायुमंडल में पहुंचाता है और इस चक्र को चलाता रहता है। ऊंचाई, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है वायुमंडल पृथ्वी की सतह से फैला हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो यह हमारा वायुमंडल था।
और सबसे पहले तो हम लोग समझ गए हैं कि वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल पृथ्वी पर गैसों का एक आवरण है और यह विभिन्न गैसों से मिलकर बना है। सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन और सबसे कम गैस कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन 29% मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद ये क्या क्या महत्वपूर्ण है इसको हमने देखा। अब देखेंगे कि हम लोग वायुमंडल की विभिन्न परतें, वायुमंडल किन किन परतों में बटा हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो फिर हमें दिक्कत हो जाता है, कौन सा परत कब आता है, कौन सा परत कब आता है। ये क्वेश्चंस में भी आता रहता है कि किस परत के बाद क्या है, इस परत के बाद क्या है। तो ये हमारी पृथ्वी है, धरातल, जहाँ पे पेड़ पौधे, इंसान, घर, सब कोई अर्थ के सरफेस पे होता है। और अर्थ के सबसे नज़दीक वाला जो 20 किलोमीटर, पृथ्वी से 20 किलोमीटर के अंदर जो होता है वो क्षोभमंडल होता है। और यहीं पे तूफान आती है, वर्षा होती है, जो कि 20 किलोमीटर के अंदर होता है क्षोभमंडल। फिर 20 किलोमीटर के बाद पृथ्वी से 50 किलोमीटर के ऊपर में है ओजोन परत, समताप मंडल, ओजोन परत, और इसको ही समताप मंडल भी कहते हैं। और यहीं पे वायुयान उड़ते हैं। उसके बाद पृथ्वी से 80 किलोमीटर ऊपर मध्य मंडल होता है, मेसोस्फीयर होता है, मध्य मंडल, जहाँ पे -100 डिग्री टेम्परेचर होता है। और 80 किलोमीटर ही पृथ्वी से ऊपर है, -100 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे होता है मध्य मंडल में। और यहाँ पे प्लेन कुछ भी नहीं उड़ती हैं और यहीं से हमें रेडियो तरंगे आती हैं। उसके बाद है आयन मंडल, आयन मंडल और तापमंडल, जो कि 600 पृथ्वी से 600 किलोमीटर ऊंचाई पे है आयन मंडल, तापमंडल। उसके बाद पृथ्वी से 1000 किलोमीटर में बहिर्मंडल है, जहाँ पे हमारा सैटेलाइट यहीं पे छोड़ा जाता है, बहिर्मंडल में सैटेलाइट छोड़ा जाता है। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। धरातल पृथ्वी से 20 किलोमीटर ऊपर है क्षोभमंडल, पृथ्वी से 50 किलोमीटर ओजोन परत है, समताप मंडल पृथ्वी से 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर पे है मध्य मंडल, जहाँ पे -डिग्री तापमान रहता है। और पृथ्वी से 600 किलोमीटर पे है आयन मंडल, तापमंडल, और पृथ्वी से 1000 किलोमीटर पे बहिर्मंडल, जहाँ पे सैटेलाइट होता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे। और उसके बाद आप लोग ये इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग वायुमंडल और इसकी विभिन्न परतों को कभी नहीं भूलने वाले हैं और आपका एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है। आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं और आप लोग इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए और मेरे प्लेलिस्ट में जाके और भी ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो को आप लोग चेक कर सकते हैं। और आप लोग हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एनिशिएंट हिस्ट्री का भी पार्ट दे सकते हैं। तो एनिशिएंट हिस्ट्री अभी हमारा चल रहा है और उसमें हम लोगों ने अपना सिंधु घाटी सभ्यता खत्म किया हुआ है और वैदिक सभ्यता हमने कल पढ़ा था। और वैदिक सभ्यता की संरचना हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट होगा। और आप लोगों को क्या पढ़ना है, किस बारे में पढ़ना है, आप लोग कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को मेरा वीडियो कैसे लगता है वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग को समझ में आता है या नहीं वो भी कमेंट में जाके बताइएगा। और मेरा प्रयास है कि मैं थोड़ा धीरे बोलूँ, तो मैं इस पर काम कर रही हूँ। और आप लोग को जो वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मेरा माइक मैंने ऑर्डर किया हुआ है, वो भी आ जाएगा और मैं उसका भी रिव्यू डालूँगी अपने चैनल पे माइक का। तो आप लोग को वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, ये इंद्रानी जी ने मुझसे बोला था तो मैंने ये वीडियो बनाया स्पेशली उनके लिए और सभी बच्चों के लिए। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को नेक्स्ट क्या पढ़ना है। तो वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, बाय बाय।